डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, डिस्कवरी आईएएस के द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी की PYQ सीरीज चलाई जा रही है, जहां पर हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है संविधान, उसके निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया, अनुसूचियां, उद्देशिका, संविधान के भाग, इन सभी को डिस्कस करते हुए हम अपने पिछले लेक्चर के माध्यम से, जिसका नाम था राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, इस चैप्टर के माध्यम से हम संविधान के मुख्य भाग में इंटर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर के ही माध्यम से ध्यान में रखिएगा, संविधान के मुख्य भाग में हमारी एंट्री जो है वह हो चुकी है। और आज अपने इस लेक्चर के माध्यम से, जिसका नाम है संविधान में नागरिकता या फिर नागरिकता, इसके माध्यम से हम संविधान के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं या फिर संविधान के भाग 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित जो भी उपबंध है वह आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक बताया गया है। इसी के बारे में आज हमारा यह पूरा डिस्कशन जो है वह होने वाला है, इसी पर फोकस्ड रहेगा। सभी डिस्कशन जो है आपको पता है कि प्रश्नोत्तर शैली में ही डिस्कस किए जा रहे हैं और बाकायदा बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ों को समझाया और बताया जा रहा है। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक चतुर्वेदी और आज आप मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है नागरिकता, और यह संविधान के भाग 2 के आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक उपबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले वही पुरानी बात, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहें। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 7 या फिर डी भाग 9। जल्दी कीजिए, अभी अभी मैंने बताया कि संविधान के भाग 2 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 2 में कुल मिलाकर के 6 आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक के आर्टिकल यहाँ पर उपबंधित किए गए हैं, जिनमें नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अगर हम बारी बारी से और छोटा छोटा यहीं पर डिस्कस करें तो आर्टिकल नंबर 5 में क्या बताया गया है, जल्दी बताइए। तो आर्टिकल नंबर 5 में बात की गई है, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से, अब देखिए, संविधान के प्रारंभ से वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई, माता या पिता में से कोई भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या संविधान के प्रारंभ होने के ठीक 5 वर्ष पहले से वह भारतीय राज्य क्षेत्र का मामूली तौर पर, मतलब एक सामान्य नागरिक रहा हो, मामूली निवासी रहा हो। यह बात कही गई है आर्टिकल नंबर 5 में। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 6 की या फिर आर्टिकल नंबर 6 की, तो इसमें क्या कहा गया है? तो देखिए, जब हम आज़ाद हो रहे थे तो उस समय हमारा देश जो है वह 2 भागों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है, कुछ नागरिक यहाँ जाएंगे, कुछ नागरिक वहाँ के यहाँ आएंगे। तो इन्हीं के संबंध में बात की गई। सबसे पहले तो हम उनको देखेंगे ना जो हमारे यहाँ आए थे। तो आर्टिकल नंबर 6 में बात की गई है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता के बारे में। कहां से आए? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के बारे में बात की गई है, या उनकी नागरिकता के संबंधित प्रावधानों के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 6 में। अगर मोटा मोटी बात करें कि क्या क्या बात की गई है, तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 6 के ए यानी कि क में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति या वह व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, मान लीजिए ए है कोई, तो ए या ए के माता पिता या ए के दादा दादी या ए के नाना नानी,
ठीक है, ऐसे कहते हैं, पितामह पितामही मातामह मातामही, ठीक है, यह माता के पक्ष को नाना या नानी को मातामह मातामही कहा जाता है, और दादा दादी पिता के पक्ष को पितामह पितामही या दादा दादी कहा जाता है। तो ठीक है, इसको छोड़िए। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था ए रामू, ठीक है, रामू जो है यह पाकिस्तान से भारत आ गया था। तो अब या तो रामू या रामू के पिता या उसकी माता या रामू के दादा या रामू की दादी या रामू की नाना या रामू की नानी, इनमें से कोई व्यक्ति जो है वह, आर्टिकल नंबर 6 के सब क्लास 1 की बात कर रहा हूं, आर्टिकल नंबर 6 के भाग ए के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, या रामू के पिता माता, रामू खुद या उसके पिता या माता या उसकी दादा या दादी या उसके नाना या नानी में से कोई भी इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत में जन्मा व्यक्ति के अंतर्गत आता हो। यह बात तो इसमें कही गई, या तो इसके अंतर्गत आता होगा तब तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक, या इसके अलावा आर्टिकल नंबर 6 में एक और पार्ट है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 6 का पार्ट बी या फिर खंड ख है एक, ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 सब क्लास बी या फिर आर्टिकल नंबर 6 अनुच्छेद 6 भाग ख। अब भाग ख दो चीजों के बारे में प्रावधान करता है, या फिर सब क्लास बी जो है यह दो चीजों के बारे में प्रावधान करता है। सबसे पहले तो पहला, इसमें कहा गया कि 19 जुलाई 1948, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए व्यक्तियों की नागरिक, पाकिस्तान से भारत में आए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। कौन सा भाग, आर्टिकल नंबर 6 के बी का भाग 1, कब से, 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है। अब पहले की बात हो गई तो बाद वालों का क्या होगा, उनको निकाल दिया गया, नहीं, बाद वालों के लिए एक अलग प्रावधान किया गया, ठीक है। क्या, देखिए, आर्टिकल नंबर 6 सब क्लास बी का सब क्लास 2, ठीक है, या फिर आर्टिकल अनुच्छेद 6 के खंड ख का भाग 2, इसमें प्रावधान किया गया 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में, पाकिस्तान से भारत में आए व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में इसमें ऐसा कहा गया कि भैया ये लोग जो बाद में आए थे, 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे, इनके लिए यह कहा गया कि आपके लिए एक अधिकारी हम नियुक्त कर दे रहे हैं, एक अधिकारी नियुक्त कर दे रहे हैं जिनके समक्ष आपको अपनी नागरिकता के संदर्भ में पंजीकृत करवाना होगा। लेकिन एक शर्त रखी गई कि ऐसे आवेदन के पहले, मतलब पंजीकरण के आवेदन के 6 महीने पहले से आप भारत में रह रहे हों। अगर आप उसके 6 महीने पहले से भारत में नहीं रह रहे हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह सारी बात कही गई आर्टिकल नंबर 6 में, ठीक है। अब बात करें, हमने बात कर ली ना कि भारत से पाकिस्तान में आए व्यक्तियों के, पाकिस्तान से भारत में आए व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है, तो भारत से भी तो कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, उनके बारे में क्या प्रावधान है, तो उनके बारे में बात कही गई आर्टिकल नंबर 7 में, और सीधा सीधा एक बात कह दी कि भैया आपकी नागरिकता जो है वह समाप्त कर दी गई, कोई नागरिकता नहीं। आप भारत से पाकिस्तान चले गए तो बस चले गए हो, लेकिन कुछ लोग थे ना जो गए और फिर आ गए, ठीक है। मान लीजिए रामू गया, भारत से गया पाकिस्तान, भैया मेरी खेती ज़मीन वही है, मैं यहाँ करूँगा क्या, वो चला गया पाकिस्तान। अब वहाँ पे देखा मन नहीं लगा, सबने कब्जा वब्जा कर लिया, बाद में धर्म वरम इन सब चीज़ों का वाद विवाद, ये सारी चीज़ें मतलब सब हुआ, घटनाएं सब घटित हुई। रामू का मन किया भैया वापस चलो इंडिया। अब रामू इंडिया आ गया, अब रामू को क्या किया जाएगा, तो देखो भैया रामू के साथ होगा क्या, रामू को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 6 के सब क्लास बी के भाग 2 में। क्या पढ़ा था, रामू को ट्रीट किया जाएगा कि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया, यानी कि अब रामू को एक सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वयं को पंजीकृत करवाना पड़ेगा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यह बात कही गई आर्टिकल नंबर 7 में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, क्या बात की गई, किसमें क्या बात की गई बताइए। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8।
आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ लोग भारत देश के बाहर ना रह रहे हो, हमारे कुछ नागरिक विदेशों में ना रह रहे हो, तो उनकी नागरिकता के बारे में भी तो बात करेंगे ना। हो गया भैया, जो हमारे यहाँ रहने वाले थे उनके लिए आर्टिकल नंबर 5 हो गया, जो पाकिस्तान से भारत आ गए तो उनके लिए आर्टिकल नंबर 6 हो गया, जो भारत से पाकिस्तान चले गए तो उनके लिए आर्टिकल नंबर 7 हो गया। लेकिन वह व्यक्ति जो कहीं दूर विदेश में 7 समंदर पार रह रहा था, उसकी नागरिकता का क्या? वह भी तो हमारे देश का नागरिक था, उसके बारे में कहाँ बात की गई? उसके बारे में बात की गई, या उसकी नागरिकता के बारे में बात की गई आर्टिकल नंबर 8 में। सिंपल सी बात कही गई कि भैया, अगर आप, या फिर रामू को ही ले लीजिए, रामू चला गया लंदन घूमने, अब भैया फंस गया वहीं पे, तो कहा गया कि भैया देखो रामू, तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम या तुम्हारे पिता या माता या तुम्हारी दादा या तुम्हारे दादी या नाना या नानी, ठीक है, इनमें से कोई भी एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के अधीन परिभाषित भारत में जन्मा होगा तो तुम भी भारत के नागरिक होगे। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं बस जन्मा है तो भारत के नागरिक हो जाएगा, ना ना ना। तुमको जाकर के वहां अपने देश में, मान लीजिए कि वह अमेरिका में रह रहा था, कोई व्यक्ति वह अमेरिका में रह रहा था, यूएसए में रह रहा था, तो तुमको यूएसए में भारतीय राजनयिक के पास जाकर के अपने आप को पंजीकृत या रजिस्टर करवाना होगा भारतीय नागरिक के तौर पर। और जैसे ही तुम्हारा पंजीकरण हो जाता है, तुम भारत के नागरिक जो है वह बन जाओगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे समझिए कि अब डिफिनीशन के तौर पर भी तो समझेंगे ना थोड़ा सा। भारत में उद्भव, ठीक है, ऐसे कहा गया, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में बात की गई है आर्टिकल नंबर कहां पर? 8 में। क्या कहा गया है कि यदि आप या आपके माता पिता, दादा दादी, या यूं कह लीजिए तो पितामह पितामही, मातामह मातामही, इनमें से कोई यदि इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत में जन्मा व्यक्ति होगा, तो आप अपने उक्त देश में, मतलब जहां पर आप अभी पर्टिकुलर रह रहे हैं, वहां पर नियुक्त अधिकारी, या फिर यूं कह लीजिए तो वहां के राजनयिक या भारतीय काउंसिल के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, अपना आवेदन देंगे भारतीय नागरिकता के लिए। और जैसे ही भारतीय काउंसिल आपके आवेदन को स्वीकार कर आपको रजिस्टर कर लेता है भारतीय नागरिक के तौर पर, वैसे ही आप भारत के नागरिक जो है वह बन जाएंगे। ठीक है, हो गई सारी बातें भारत से बाहर, भारत के अंदर, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से आए सभी नागरिकों के बारे में। अब बात करते हैं इनकी समाप्ति को लेकर के। क्या जो नागरिक बन गए वह हमेशा नागरिक ही रहेगा? नहीं ना। देखिए, यह पहली चीज और पहला प्रावधान। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9 की, जहां पर यह बात सीधे सीधे कही गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, मतलब अगर आप मान लीजिए भारत के नागरिक हैं, घूमने फिरने अमेरिका चले गए और आपने अमेरिका की नागरिकता जो है वह स्वीकार कर ली, ठीक उसी पल से आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता जो है वह उसी पल से आपकी समाप्त हो जाएगी। यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि भारतीय नागरिकता जो है वह दोहरी नहीं है, दोहरी नहीं है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। आप या तो भारत के नागरिक रहेंगे अथवा भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, या तो नागरिक हैं या नागरिक नहीं है। बस सिंपल सी बात है, उलझनों का कोई मतलब ही नहीं। तो इसी के बारे में आर्टिकल 9 में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह न तो अनुच्छेद 5, न अनुच्छेद 6, न अनुच्छेद 8 के आधार पर भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नागरिकता के अधिकारों का बने रहने के बाद करता है आर्टिकल नंबर 10। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, तो जो भी संसद विधि बनाएगी उसके अनुरूप भी वह भारत का नागरिक जो है वह बना रहेगा। ठीक है, अब
आर्टिकल नंबर 11 में क्या बात की गई है? कुछ नहीं, संसद को प्राधिकृत किया गया है आर्टिकल नंबर 11 में नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रावधान को या किसी भी विधि को बनाने के लिए। इसी अधिकार के बाद संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, 1986, 2003, 2005 या 2019 आदि विभिन्न संशोधन या उपबंध किए थे। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक तो हमने यहीं पर डिस्कस कर लिया। बात खत्म, अब डिस्कशन खत्म कर दें? नहीं, अब हम घुसेंगे मेजर चीज़ों में। ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, हर कहीं आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए जरा प्रश्नों की तरफ घूमिए, तब चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे। एरो तो ले लें। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप। देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दीजिए, बहुत आसान है। कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? अभी अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 9 में क्या बात की गई है? इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता के बारे में बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न पे चले। आसान है, बस जल्दी जल्दी करते चलिए। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ए जन्म के द्वारा, बी देशीकरण के द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, या डी भारतीय बैंक में धन जमा करने से। बताइए नागरिकता कैसे कैसे? अरे भैया, आप अमेरिका के बैंक में पैसा जमा कर देंगे। कुछ लोग जैसे काला धन जमा करने स्विट्जरलैंड चले गए, स्विट्जरलैंड के नागरिक हो गए? नहीं ना। तो भारतीय या किसी भी देश के बैंक में पैसा जमा करने से नागरिक नहीं बना जा सकता। अगर कुछ कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो उतने पैसे जमा करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी है पहले। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा कि भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते। वहीं भारत के नागरिक आप किन किन प्रावधानों के तहत बन सकते हो, कैसे कैसे बन सकते हो, तो आइए एक झलक आपके सामने है कि भारत की नागरिकता जो है वह कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। बताइए, सामने है। सबसे पहला काम तो किया करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप। ठीक है, ये येलो पेन कहाँ से आ गई भाई? ये तो दिख मुझे ही नहीं रही, आपको क्या दिख रही होगी? ठीक है, सबसे पहला काम एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता देखिए यह 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, वही मातामही, पितामही, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, इनके द्वारा। तीसरा जो तरीका है वह है पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण से। इसके संबंध में क्या प्रावधान है? पंजीकरण के संबंध में, पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में पंजीकरण की बात हो रही है। भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो क्या क्या प्रावधान है? देखिए, भारतीय मूल का एक ऐसा व्यक्ति जो पंजीकरण के ठीक 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो, 7 साल से भारत में रह रहा हो। ठीक है, इसके अलावा भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान का साधारण निवासी, मतलब पार्टीशन के पहले। बस सुनते जाइए और याद करते चलिए, चाहे तो कहीं नोट डाउन करते चलिए गए। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए रामू था अपना, रामू ने क्या किया कि किसी विदेशी नागरिक से, या रामू ने क्या किया, किसी विदेशी लड़की से शादी कर ली। अब वह विदेशी लड़की भी भारतीय नागरिकता का पंजीकरण द्वारा आवेदन कर सकती है और भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकती है। यानी कि वह व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया और पंजीकरण के आवेदन के पहले कंडीशन हर समय वही रहेगी, 7 साल से भारत में साधारण तौर पर रह रही हो या रह रहा हो। ठीक है, इसके अलावा उन व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, जैसे अब कोई भारत का रहने वाला है, भारत के बाहर रह रहा है, उसका अवयस्क बच्चा है, तो वह भी पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक जो है वह बन सकता है। इसके अलावा जिसके माता पिता 7 साल से बाहर रह रहे, 7 साल से भारत में रहने के कारण भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो गए हों, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका या उसका कोई एक अभिभावक पहले स्वतंत्र भारत का जो है वह नागरिक था, स्वतंत्र भारत का नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन देने से 1 साल के पहले वह भारत में रह रहा था। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा हो गया ना फिलहाल, यह पंजीकरण की प्रक्रिया है सारी। ठीक है, इसके बाद देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो देशीकरण के लिए क्या कंडीशन है बताइए? देखिए,
देसीकरण के लिए कंडीशन है कि आप 14 वर्ष से भारत में रह रहे हो। ठीक है, 14 वर्ष से भारत में रह रहे हो, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि 11 वर्ष से तो आप लगातार भारत में रह रहे हो। ठीक है, देसीकरण विदेशी नागरिकों के लिए है। ठीक है, विदेशी नागरिकों के लिए देसीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता किस प्रकार से, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मैं रोमन में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रोमन में लिखा हुआ प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिककरण, प्राकृतिककरण बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा देसीकरण को। ठीक है, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, मेरा थोड़ा थोड़ा हाँ अब सही है। तो देखो 3 टाइप देख लिया हमने, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से। अब बात करते हैं चौथे टाइप यानी कि देसीकरण या नेचुरलाइजेशन या फिर प्राकृतिकरण से भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मजा आया? तो देखो सबसे पहली बात तो 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो। देसीकरण द्वारा किसको नागरिकता मिलती है, तो विदेशी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता या विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके संबंध में प्रावधान क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज तो उस देश में देसी का मतलब जहां का वह निवासी हो। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति है, तो अमेरिका में यदि कोई भारतीय या रामू को देसीकरण द्वारा नागरिकता नहीं मिल सकती, तो अमेरिका के भी किसी व्यक्ति को भारत में देसीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो मान लीजिए कि वहां पर देसीकरण से नागरिकता मिल रही है, तो भारत में भी उस देश के नागरिक को देसीकरण की नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी, क्या क्या कंडीशंस हैं, यह जान लीजिए। सबसे पहले तो 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, जिसमें से 11 वर्ष तो वह लगातार भारत देश में रहा हो, 11 वर्ष तक तो लगातार भारत में रहा हो। और एक और कंडीशन, आवेदन करने के ठीक 12 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। आवेदन करने के ठीक 12 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, कई कई जगहों पर आप जब पढ़ने लगेंगे तो 12 महीना यानी 1 साल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो लोग क्या बताते हैं कि 12 साल तक लगातार 12 वर्ष तक भारत में रहा हो या रह रहा हो, यह चीज कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सभी स्टेटमेंट सही है अपनी जगह पे। ठीक है, पहली चीज 11 वर्ष तक वह लगातार भारत में रह रहा हो, तभी वह देसीकरण के द्वारा भारतीय नागरिक जो है या भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसी देसीकरण की प्रक्रिया में एक संशोधन किया गया था जब हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को देखा था, उसमें काफी बवाल हुआ था ना। तो इसी 11 वर्ष में से 6 वर्ष घटा दिया गया था और 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, किसके किसके लिए, तो 6 धर्म के लोगों के लिए। अभी आ रहा है प्रश्न, वहां पर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आइए नेक्स्ट और अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंश परंपरा, पंजीकरण, देसीकरण और अर्जित भूमि के समामेलन से। जैसे कि मान लीजिए कि भारत यह है, अब भारत ने कुछ यह क्षेत्र या पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान के जो नागरिक थे वो विदेशी थोड़ी ना हो जाएंगे, वह भी तो भारतीय हो जाएंगे। तो उनकी नागरिकता से संबंध में भी बात की गई है। अर्जित क्षेत्र या अर्जित भूमि के समामेलन से भी भारतीय नागरिकता जो है वह प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, प्राप्त तो की जा सकती है, अब रद्द कैसे कैसे भारतीय नागरिकता होगी यह भी जान लीजिए, या भारतीय नागरिकता का लोप या उसका अंत किस किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, वही सेम चीज की दोहरी नागरिकता जो है वह नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, दूसरी चीज, कोई यदि स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है तब भी। और तीसरी चीज, सरकार द्वारा यदि वंचित कर दिया जाता है तब भी वह व्यक्ति नागरिकता से या उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे पंजीकरण या देसीकरण से अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बनता है और उसके 5 वर्ष के भीतर किसी भी अन्य देश में या किसी भी देश में उसको 2 वर्ष या इससे अधिक का कारावास की सजा या दंड की सजा जो है वह मिलती है, तब भी उसकी नागरिकता जो है वह समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 7 साल से या भारत का कोई नागरिक 7 साल से बिना किसी इंफॉर्मेशन के भारत से बाहर रह रहा हो, ऐसा नहीं कि आप
पढ़ने गए हैं तो आपको जो है भारतीय नागरिक या आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा नहीं। आप पढ़ने गए, आपको प्रत्येक वर्ष जो है वहाँ पर भारतीय काउंसिल या भारतीय दूतावास के सामने अपने आप को पेश करना है, अपने आप को जो है प्रस्तुत करना है, अपना आवेदन या एप्लीकेशन देना पड़ता है। बस छोटी सी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष की यह प्रक्रिया होती है। फिलहाल नेक्स्ट और अगले प्रश्न पर चलिए देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह पहला भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या चौथा सरकार की आलोचना करता है। कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 या डी केवल 1 और 4। थोड़ा पानी पी लेना भी जरूरी होता है ना, चिल्लाते चिल्लाते। फिलहाल सही आंसर सबको पता है यार, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 ना। भारतीय नागरिकता छोड़ देगा या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेगा तो हमारे यहाँ का नागरिक क्यों रह जाएगा, लेकिन किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है तो हमारे यहाँ का हो गया ना। सरकार की आलोचना या निंदा करने से कोई व्यक्ति जो है या किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती है। ऐसा होता तो विपक्ष हमेशा भारतीय नागरिकता जो है विपक्ष की समाप्ति होती रहती। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3 या डी 2 और 3। चलिए जल्दी कीजिए। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, या फिर यूं कह लीजिए तो एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे देश के संविधान में। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति क्या केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, बताइए आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति के बारे में कहां कहां प्रावधान किया गया है, क्या किस जगह पे बात की गई, तो संविधान के आर्टिकल नंबर 51 के सब क्लास 1 के सब क्लास ए में बात की गई, या अनुच्छेद 58 के भाग 1 के भाग क में एक बात कही गई है कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। कहीं भी ऐसी कंडीशन या ऐसी शर्त नहीं है कि उसका भारत में जन्म लेना अनिवार्य है, उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, बस इतनी सी बात कही गई भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए। ठीक है, बाकी नागरिकता से वंचित कितने प्रकार से किया जा सकता है अभी अभी कुछ देर पहले हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट और अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं या अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित रूप से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी, ओवरसीज इंडियन सिटीजन बोला जाता है इसको, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, ए, या योग्य नहीं है या एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, बी, भारतीय नागरिक की विदेश मूल की पत्नी, या सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, या डी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वे जो भारतीय विभाजन के उपरांत पाकिस्तान चले गए थे इनकी नागरिकता के बारे में हमने देखा आर्टिकल नंबर 7 में क्या क्या प्रावधान और किस किस तरीके से बातें कही गई। बाकी ओवरसीज इंडियन सिटीजन या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या जिसे शॉर्ट में OCI कहा जाता है,
यह कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं या कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक अवयस्क बच्चा, यहीं पर देखिए ना, इधर उधर चलने की जरूरत क्या है, इतना क्यों लिखवाएंगे। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक जो है वह जिसके माता पिता या दादा दादी, दीदी लिख गया मुझसे, ठीक है, दादा दादी या नाना नानी, इनमें से कोई जो है वह भारतीय नागरिक है तो वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पात्र होगा। उसके अलावा भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी भी जो है वह भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में रजिस्टर्ड हो सकती है, या एक ऐसा व्यक्ति का परपोता जो दूसरे देश का नागरिक है लेकिन उस व्यक्ति का, ठीक है, यहां पर कहना क्या चाह रहा समझिएगा। मान लीजिए कि रामू है, रामू बन गया भैया अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकी नागरिक बन गया रामू, लेकिन रामू का पोता यानी कि रामू के बेटे का बेटा, ठीक है, अब रामू के बेटे का बेटा भी अधिकृत होगा इस चीज के लिए कि वह भारतीय कार्ड धारक प्रवासी या फिर ओसीआई जो है वह बन सके। कैसे और क्यों? क्योंकि रामू के पापा मम्मी या रामू के दादा दादी या नाना नानी, यह सब जो है संविधान लागू होने के समय जो है वह भारत के नागरिक थे, ठीक है। दरअसल इसके माध्यम से क्या किया गया था, एक दूसरे तरीके की दोहरी नागरिकता के बारे में बात की गई थी, ठीक है। दरअसल जो लोग भारतीय हैं और भारत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो उनके लिए यह प्रावधान, या जिनके पूर्वज भारत देश के थे तो उनके लिए यह छोटे से प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही उन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए थे, उनके कुछ अधिकारों को सीमित भी किया गया था। इन्हीं सब के बारे में यह प्रावधान किया गया ओसीआई का। तो आइए डिटेल में जानते और समझते हैं इस ओसीआई की बला को। सबसे पहले तो ओसीआई का नियम कब आया था, तो भैया अगस्त 2005 के नागरिकता अधिनियम, अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के बाद ओसीआई स्कीम को आरंभ जो है वह किया गया था, ठीक है। कहां पर किया गया था, तो हैदराबाद में इसका ओसीआई कार्ड या ओसीआई स्कीम की शुरुआत जो है वह हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के दौरान हुई थी। कौन कौन पात्र होंगे इसके बारे में हमारी बात जो है वह हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या चीजें हैं इसमें, इतनी सी बात नहीं है। कार्ड धारक को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी यह बात करनी थी ना। तो सबसे पहले तो उनको जीवन पर्यंत वीजा प्राप्त होगा, अनिश्चित समय तक की यात्रा के दौरान भी वह भारत में पंजीकरण कराने की उनको आवश्यकता नहीं होगी, ठहरने की किसी भी अवधि तक वह पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने से उनको छूट प्रदान होगी, ठीक है। और साथ ही साथ विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारकों को घरेलू उड़ानों के मामले में अप्रवासी भारतीयों के बराबर समझा जाएगा, मतलब एनआरआई के बराबर समझा जाएगा, ठीक है। और ओसीआई कार्ड होल्डर जो है या कई मामलों में इनको एनआरआई के समान अधिकार हासिल होंगे, जैसे कि एनआरआई नागरिकों को भारत में कृषि भूमि को छोड़कर बाकी की चल अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके का अधिकार ओसीआई कार्ड होल्डर को भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे एनआरआई लोगों को भारत में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में कुछ छूट प्रदान रहती है या भारतीय बच्चों को गोद लेने का अधिकार प्रदान होता है, उसी तरीके का अधिकार जो है ओसीआई कार्ड होल्डर या फिर भारतीय, क्या बोलते हैं इसको, ओसीआई कार्ड होल्डर को बताइए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको भी यह अधिकार प्रदान किया जाएगा। एनआरआई के लगभग समान अधिकार प्रदान होते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर को। अब डिफरेंस क्या होता है, एनआरआई किसे कहा जाता है, अच्छा बताना जरा आप लोग, तो क्या क्या बताना है आपको, बताइए एनआरआई किसे कहा जाता है। सिंपल सी बात है, किसी भी वित्तीय वर्ष में अगर कोई व्यक्ति अगर कोई भारतीय नागरिक जो है वह 183 दिन से अधिक भारत से बाहर रहा हो तो वह एनआरआई कहा जाता है, ठीक है। भारत देश के यदि बाहर है 183 दिन से अधिक तो वह क्या कहा जाएगा, एनआरआई उसको कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एनआरआई के कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। वह हर साल जो है जैसे आम नागरिकों की तरह वह इनकम टैक्स फाइल करता है, यह सारी चीज़ें वह भी करता है जो एनआरआई होता है। आयकर टैक्स देना या फिर पढ़ना लिखना या गोद लेने का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो है एनआरआई को भी
प्रदान की गई है। ठीक है, मोटा मोटी और ऊपर ऊपर से अगर इन सारी चीज़ों को समझना हो तो। फिलहाल यह क्या कार्ड जो है वह आजीवन के लिए दिया जाता है? नहीं। ठीक है, और क्या इनको हमेशा सारे अधिकार प्राप्त रहते हैं? तो नहीं, कुछ मामलों में इनको विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, किन किन मामलों में इनको विशेष, किसको? ओसीआई कार्ड धारकों को कुछ मामलों में विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे पहला तो किसी भी मिशनरी या तबलीगी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में जमात या तबलीगी जमात वाली स्थिति हुई थी, तो उसमें कोई ओसीआई अगर कार्ड होल्डर है तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, या पर्वतारोहण करने के लिए, या पत्रकारिता करने के लिए, या भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या जो दूतावास नहीं होते हैं उनको, ठीक है, किसी दूतावास या किसी विदेशी सरकारी संगठन में इंटर्नशिप करने के लिए भी उनको परमिशन लगेगी, या भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन में या किसी दूतावास में रोजगार लेने के लिए भी उन्हें परमिशन लेना होगा, अथवा भारत सरकार या सक्षम सरकार प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित या संरक्षित किसी या निषिद्ध किए गए किसी भी क्षेत्र के भीतर जाने के लिए या उसका दौरा करने के लिए भी एक ओसीआई कार्ड होल्डर को परमिशन लगेगी। ठीक है, अब परमिशन तो हो गई। ठीक है, अब यह चीज़ें खत्म कैसे होंगी, यह कार्ड जो है वह रद्द कैसे होगा? तो कार्ड परमानेंट नहीं रहता, रद्द भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर पंजीकरण के संबंध में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई, या पंजीकरण के 5 साल के भीतर कहीं पर भी किसी भी देश में 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई, या भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अगर आवश्यक हुआ, या फिर एक अमेंडमेंट किया गया था सीएए में, ओसीआई कार्ड धारकों के लिए भी एक संशोधन किया गया था, जिसके बारे में तो हम समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भारतीय विधि का उल्लंघन करते हुए उन्हें पाया गया तो भी उन्हें केंद्र सरकार जो है, या केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह उनका पंजीकरण जो है वह रद्द कर सकती है। ठीक है, चले, हो गया यह सारी चीज़ें, सारी बातें हो गई भारतीय कार्ड धारकों के बारे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर के 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं, डाले गए हैं। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। तीसरा, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 1 और 3, सी केवल 3 या डी केवल 1। देखिए सोचने वाला प्रश्न है, बड़ा लंबा प्रश्न है, लेकिन जरा सा सोचेंगे ना तो बड़े आसानी से इस प्रश्न को कर ले जाते जो लोग यह परीक्षा दे रहे होंगे। आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है यह। ठीक है, या यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 का। यूपीएससी बोलने में ज़्यादा मजा आता है कि आईएएस, बताइए जरा कमेंट करके। देखिए किसी को भी शायद याद हो 371 ए से लेकर के या 371 क से लेकर के 371 आई तक में किसके बारे में कहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनको याद रहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद ही किसी को या ज़्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता है। लेकिन अन्य दोनों स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। पहली चीज, भारत में 1 राजतंत्र है और इकहरी नागरिकता है। भारत जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। ठीक है, जबकि अमेरिका एक संघ राज्य है, फेडरेशन है अमेरिका, वहां राज्यों ने मिलकर के संघ का निर्माण किया है। भारत में तो भारत ही सर्वे सर्वा है, देश केंद्र। ठीक है, फिलहाल नागरिकता को देखिए, उसको हटा दीजिए, तो यहाँ देखिए नागरिकता इकहरी है। अमेरिका में 2 नागरिकता है, एक तो राज्यों की अलग नागरिकता है, दूसरी वहाँ संघ की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। ऐसे समझिए कि अगर आप अमेरिका के किसी प्रोविंस या किसी स्टेट में रह रहे हैं तो आपको उस स्टेट की अलग नागरिकता लेनी होती है और अमेरिका संघ की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जबकि भारत में क्या आपका उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता बनती है और देश की अलग। आपका जो निवास प्रमाण पत्र या जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसमें नीचे देख लीजिए लिखा होगा
कि यह प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार के नागरिकता से संबंधित उपबंध जो है या प्रमाणीकरण जो है वह नहीं करता है। यह बात आपके निवास प्रमाण पत्र में लिखी रहती है, ठीक है। तो वह नागरिकता का प्रमाण नहीं होती है। आपके नागरिकता आपकी इकलौती और एक होती है भारत देश की, ठीक है। फिलहाल यह स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा देखिए, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिकता से कितने प्रकार से उसको वंचित किया जाएगा ना भाई साहब, कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि कभी वह देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिक बना था। अगर उसने कुछ गलतियां की, किसी उपबंध का मिस्टेक किया या अनुचित लाभ उठाना चाहा तो कंडीशंस क्या क्या हैं, किस किस प्रकार से उसको वंचित किया जाएगा, यह आपको बता दिया गया है। तो अब बताइए कौन सा सही होगा। कोई नहीं का विकल्प तो इसमें है नहीं, एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही होगा। बाकी तो ठीक, बाकी हमको पता है कि गलत नहीं है, अरे सही नहीं है, गलत ही है, ठीक है। फिलहाल अगर बात करें कि कहाँ पर किसके बारे में बात की गई, 371 ए में किसके बारे में, बी में किसके बारे में, सी में किसके बारे में, तो यहाँ पर करने का उचित नहीं। जब वहाँ पर हम लोग चलेंगे ना तब उसको और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। अभी अभी हमने देखा और जाना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या डी संसद। तो भैया इसके बारे में तो मैंने बताया ना, आर्टिकल नंबर 11 में संसद को अधिकृत किया गया है नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए या बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 7 वर्ष, या डी 9 वर्ष, या ई 10 वर्ष। बताइए। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रश्न है यह। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। हमने आपने पहले ही पढ़ा, देशीकरण के लिए 14, जिसमें से 11 लगातार और 12 महीने पहले से उसको आवेदन करना पड़ेगा, और पंजीकरण के लिए 7 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, होने लगा ना जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है। ए न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी केंद्रीय सरकार, सी राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही है। नागरिकता के निर्धारण का जो विशिष्ट अधिकार है वह हमारे देश में संसद को प्राप्त है, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 11। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया। ए 10 दिसंबर 2009, बी 11 दिसंबर 2019, सी 10 दिसंबर 2019 है, 9 बोल दिया मैंने, बी 11 दिसंबर 2019, सी 12 दिसंबर 2019, या डी 13 दिसंबर 2019। बताइए कब पारित किया गया। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता संशोधन विधेयक हमारी संसद के द्वारा जो है वह पारित किया गया था। कब बताइए। 11 दिसंबर 2019 को। सबसे पहले तो यह विधेयक आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको कहा जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा जाता है इसको। यह हमारी लोकसभा में, डेट जानते चलिएगा, लेटेस्ट कहा है तो पीसीएस की परीक्षाओं में पूछ लेता है, ठीक है। यह भी किसी पीसीएस की परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, लोकसभा में यह विधेयक आया था कब, 9 दिसंबर 2019 को, और उसी दिन इसको पारित कर दिया गया था लोकसभा से। उसके बाद यह विधेयक राज्यसभा में गया, ठीक है, और राज्यसभा से यह विधेयक जो है वह 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया। तो दोनों को, लोकसभा राज्यसभा को मिला के संसद बनी अपनी। संसद से कब पारित हो गया, 11 दिसंबर 2019 को। वहीं 12 दिसंबर 2019, ठीक है, 12 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, ठीक है। किसकी मंजूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। उसके बाद 10 जनवरी 2020 से यह विधेयक जो है या यह अधिनियम जो है वह लागू हो गया। कब से, 10 जनवरी 2020 से,
लागू हो गया क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया। आइए इसके कुछ प्रावधानों को देख लेते हैं। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 3 देश, कौन कौन से, पेन ले लें तब बात करें, कौन कौन से 3 देश? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों, सभी लोगों के नहीं, केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के बारे में बात कही गई। देखिए, विधेयक में कहा गया कि जो बात कही गई थी वह थी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए वहां के अल्पसंख्यकों के बारे में बात कही गई थी। अब यह सब देखिए, यह सब मुस्लिम बहुल देश हैं, ठीक है, मुस्लिम देश हैं, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मुस्लिम बहुल देश थे। अब यहाँ पर अगर कोई बात होगी या कोई संकट आएगा तो वह अल्पसंख्यकों के ऊपर आएगा, ऐसा माना गया इस विधेयक के द्वारा, ठीक है। तो विधेयक पे ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। तो अफगानिस्तान नहीं तो विवाद, अनुचित का विवाद हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों, ईसाइयों को देशीकरण के द्वारा नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया था। कैसे? कि इन व्यक्तियों के देशीकरण की अवधि को 11 साल की अवधि को घटा करके 5 साल कर दिया गया था, ठीक है। 3 देश, कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और 6 धार्मिक समुदाय के लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनकी नागरिकता के संबंध में बात करता है कौन सा एक्ट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। कब से? 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले यदि ये भारत आए थे तो यह देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिक बन सकते थे। इस बारे में प्रावधान किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से, ठीक है। तो फिलहाल इस पूरे डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद। दोबारा से थोड़ा डिस्कशन लेट आया, इसके लिए सॉरी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।